So, hello students, good afternoon once again. So, we are completing this chapter isomerism. आइसोमेरिज्म में काफ़ी एग्जॉस्टिवली मैंने सब कुछ आपको कराया. नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपने उसको कितना किया. एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म कैन बी अंडरस्टूड by looking into the previous year paper. One question guaranteed in JEE Mains, one question guaranteed in JEE Advanced. Independently, isomerism. तो आइसोमेरिज्म प्लस, जैसा मैंने आपको कहा कि आइसोमेरिज्म इज एवरीवेयर, स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज एवरीवेयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बिना हम चल ही नहीं सकते हैं. एंड देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे ह्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट ऑल्सो रिक्वायर लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो वी आर close to the end of this chapter. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के स्पेशल केस मैंने कल आपको कराए थे. अब उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक छोटा सा कंपोनेंट है, वो रह जाता है. आज और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे. दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. Conformational isomerism it is in contrast to geometrical isomerism. Geometrical isomerism arises due to restricted rotation about a covalent bond. Conformational isomerism arises due to free rotation due to free rotation about a covalent bond. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूल का, ब्यूटेन का, या इथेन से स्टार्ट करते हैं. फर्दर सिंपलर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, इथेन से. सो लेट अस टेक केस ऑफ इथेन. We all know that in ethane, the carbon, both of the carbon are sp3 hybridized, and sp3 hybridized एटम पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड होता है स्पेस में. तो अगर इस इथेन का 3D में हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो एक इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा बेस डैश में, सॉहर्स प्रोजेक्शन में. इस स्ट्रक्चर में क्या है, जरा इमेजिन करो, सारे बॉन्ड फेस टू फेस हैं, सारे हाइड्रोजन आमने सामने हैं. ऑल द हाइड्रोजन्स आर फेसिंग वन अनदर. और अगर मुझे इस हाइड्रोजन को जरा आइडेंटिफाई करना हो तो मैं नंबर दे देता हूं, 1 2 3. ये बॉन्ड एंगल
109 डिग्री का है। ये इस तरह से है। लेकिन सपोज करो फ्रंट वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन 1 को हाइड्रोजन 2 पे लेके जाना हो, रोटेशन करके स्टीयरिंग को जैसे घुमाते हैं, हाइड्रोजन 1 को अगर हाइड्रोजन 2 पे ले जाना हो तो स्टीयरिंग को कितने डिग्री एंगल से रोटेट करना पड़ेगा? 120 डिग्री से, क्योंकि 1 सर्किल 360 का होगा। 360 में 1 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो 120 में 1 2 पे आ जाएगा, नेक्स्ट 120 में 3 पे चला जाएगा 1, और अगले 120 में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो रोटेशनल स्पैन कितने का है? 120 120 120 का है। फिलहाल इसमें बॉन्ड आमने सामने है। अगर इमेजिन करना बात को, अगर इसको मैं एक स्टीयरिंग बना दूं सर्किल में इस तरह से, और अगर मैं कहूं कि स्टीयरिंग को 60 डिग्री से रोटेट कर दो, इमेजिन करना 60 डिग्री से रोटेट कर दो, तो ये हाइड्रोजन यहां से इस सेंटर पे आ जाएगा, हाइड्रोजन नंबर 3 इसके मिड में आ जाएगा, और हाइड्रोजन नंबर 2 इसके मिड में आ जाएगा, और हाइड्रोजन नंबर 1 खाली हो जाएगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। बताओ आ जाएगा या नहीं? और एक न्यू अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगा। एक न्यू अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगा। ये है अपना हाइड्रोजन नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अगर इस स्ट्रक्चर को हम फर्स्ट और इस स्ट्रक्चर को सेकंड से डिनोट करें तो 1 से 2 कैसे हुआ? बाय 60 डिग्री रोटेशन अबाउट दिस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। ये है सिंगल बॉन्ड, इसके अबाउट रोटेशन फ्री है। एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिन करो जैसे कि हमारा कार का पीछे का 2 व्हील ऐसे एक एक्सेल से लगा हुआ है। एक व्हील फिक्स करके भी दूसरा व्हील घूम सकता है। वही हुआ, पीछे का व्हील फिक्स करके फ्रंट का व्हील घूम रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल एक्सल से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये 2 एक्सल से जुड़ा हो, अगर एक और यहां से कनेक्ट कर दे, रोटेशन नहीं होगा। डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। सो हियर वी हैव फ्री रोटेशन अबाउट a sigma bond, a single sigma covalent bond, and 1 and 2 are different structure arising due to free rotation, and therefore they are called conformational isomers. They are called conformers. They are stereoisomers because they differ in the arrangement of atoms and groups in space. सही है ना? They are stereoisomers. तो जरा conformational isomers को हम डिफाइन करते हैं। Conformational isomerism arises by the free rotation of atoms or groups about a covalent bond in space. ये फ्री रोटेशन होते रहते हैं, यानी कि 1 2 में 2 1 में इंटरकन्वर्ट होते रहेगा, और इसलिए हम इसको टेम्परेरी अरेंजमेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं? टेम्परेरी अरेंजमेंट। वेरियस टेम्परेरी अरेंजमेंट arising from conformation are called कॉन्फॉर्मर्स। उनको हम कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। और कुछ बुक में से रोटामर्स भी कहते हैं, बट कन्फर्मर इज मोर कॉमन टर्म। कन्फर्मर्स और रोटामर्स। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर ए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ शोइंग कन्फर्मेशन हाउ मेनी कन्फर्मर्स आर पॉसिबल, ईथेन के लिए कितने कन्फर्मर्स होंगे? आंसर होगा इनफाइनाइट। मैंने 1 में 60 डिग्री रोटेशन किया तो 2 मिला। अगर 1 में 1 डिग्री का रोटेशन भी कर देंगे फ्रंट साइड में तो एक न्यू कन्फर्मर मिलेगा। 0.1 डिग्री का करेंगे तो एक और न्यू मिलेगा। 2 डिग्री का करेंगे तो एक और न्यू मिलेगा। यानी कि इनफाइनाइट कन्फर्मर्स 1 के एग्जिस्ट करेंगे और ऐसा सभी के लिए ट्रू होगा जो कन्फर्मेशन शो कर सकेगा। समझ में आ गई बात? फॉर ए मॉलिक्यूल showing conformation infinite conformers always exist. Infinite conformers always exist. The conformer remains in dynamic equilibrium. That means conformers एक दूसरे में rapidly interconvert होते रहते हैं। rapidly interconvert होते रहते हैं और उनके पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है स्टेबिलिटी उसका सबसे ज्यादा होगा और इक्विलिब्रियम पे उसी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, वही प्रिडोमिनेट करेगा। Conformers always remain in dynamic equilibrium. Conformers always remain in dynamic equilibrium with very small difference in their potential energy and stability. Conformers of minimum potential energy which has maximum stability
predominate at equilibrium, predominates at equilibrium. लेकिन कन्फर्मर्स के पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस इतना स्मॉल होता है कि हम डिफरेंट कन्फर्मर्स को प्रैक्टिकली सेपरेट नहीं कर सकते. difference in potential energy of conformers is so small that they cannot be separated, that they cannot be separated practically. They cannot be separated practically. हम प्रैक्टिकली उनको सेपरेट नहीं कर सकते. अब कन्फर्मेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी को जरा हम समझते हैं. अगर हम ईथेन से स्टार्ट करें तो ईथेन के एक कन्फर्मर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. किसी एक एटम पे दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, इसे ही ले लो, इसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं. और ये आपको मालूम है 109 डिग्री 28 मिनट है, अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री. लेकिन दो एडजेसेंट बॉन्ड ऑन एडजेसेंट एटम, नॉट ऑन सेम एटम, दो एडजेसेंट बॉन्ड ऑन एडजेसेंट एटम्स के बीच का जो एंगल होता है along the axis of rotation, उसे एक नाम दिया जाता है डाइहेड्रल एंगल. समझना, अभी यहां पे ये दोनों आमने सामने है, पैरेलल बॉन्ड है, और इसलिए डाइहेड्रल एंगल इनके बीच का 0 होगा, आमने सामने. लेकिन अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो क्या बना था, पीछे तो इंटैक्ट ही है, पीछे को तो होल्ड करके हमने रोटेट किया है, फ्रंट वाले पोर्शन को हमने रोटेट किया था. तो ये वाला हाइड्रोजन घूम के इधर आ गया, ये इधर बीच में आ जाएगा और ये थोड़ा इधर आ जाएगा. दिस, ये नीचे और ये इधर हो जाएगा. ओरिजिनली ये वाला हाइड्रोजन इधर था, ये मूव करके गया उधर. तो कितना डिग्री मूव किया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यही है डाइहेड्रल एंगल. इसके और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री लेंगे, उस प्लेन से 60 डिग्री रोटेट हो गया ये. सो डाइहेड्रल एंगल, किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल और डाइहेड्रल एंगल के बीच का अंतर समझना. बॉन्ड एंगल फिक्स है, बॉन्ड एंगल 109 वहां भी था, अभी भी 109 ही है. लेकिन दो एडजेसेंट बॉन्ड ऑन एडजेसेंट एटम्स along the axis of rotation के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल. तो यहां पे डाइहेड्रल एंगल जीरो है और डाइहेड्रल एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं. तो यहां पे अल्फा 60 डिग्री है. तो डाइहेड्रल एंगल को एक लाइन लिख लें.
dihedral angle is the angle between the adjacent bonds on the adjacent atoms along the axis of rotation। और ये हमने लिख ही दिया है कि यहाँ पे डायहेड्रल एंगल 0 है और यहाँ पे 60 है। Why conformers differ in potential energy? तो अगर हम देखें तो किसी भी मॉलिक्यूल में एडजेसेंट बॉन्ड्स के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन होता है, जिसे हम बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहते हैं, होता है ना। अगर हम यहां पे देखें, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन करेगा, लेकिन ये रिपल्सन परमानेंट है क्योंकि बॉन्ड एंगल परमानेंट है। बट एट द सेम टाइम इनके बीच में भी रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन को एक नाम दिया जाता है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो जब डायहेड्रल एंगल होगा मिनिमम तो टॉर्सनल स्ट्रेन होगा मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम और स्टेबिलिटी होगा मिनिमम। और जब दो बॉन्ड के बीच में डायहेड्रल एंगल बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा तो टॉर्सनल स्ट्रेन कम होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो टॉर्सनल स्ट्रेन it arises due to electronic repulsion. It arises due to electronic repulsion between the adjacent bonds along the axis of rotation। along the axis of rotation, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन along the axis of rotation gives rise to torsional strain। अब इसको फर्दर समझने के लिए कन्फर्मेशन में एक और प्रोजेक्शन हमें समझना होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। कन्फर्मेशन की हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके उसके लिए सॉहर्ट्ज़ प्रोजेक्शन या फिशर प्रोजेक्शन सफिशिएंट नहीं होता, काफ़ी नहीं होता। उसे
न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना होता है। क्या है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, जरा हम समझते हैं। उसके लिए इथेन के जो ऊपर दो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं उसी को जरा फिर से हम ड्रॉ करते हैं। पहले ये वाला, फर्स्ट वाला, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर से व्यू करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 एटम दिखेंगे। हमें सिर्फ 4 एटम दिखेंगे। ये दिखेगा, इसके पीछे हाइड्रोजन हिडन होगा, ये नहीं दिखेगा। इस कार्बन के पीछे ये कार्बन हिडन होगा, हमें नहीं दिखेगा। इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन हिडन होगा, हमें नहीं दिखेगा। इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन हिडन होगा, हमें नहीं दिखेगा। तो हमें क्या दिखेगा? 1 2 3 4 है या नहीं? तो इसे अब न्यूमैन में हम कैसे लिखते हैं जरा वो देखेंगे। इसके लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा, फ्रंट से जब व्यू करेंगे तो हमें सिर्फ 4 एटम दिखेंगे, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन। कार्बन यहाँ जंक्शन पे है, उसको दिखाते नहीं है। लेकिन अब पीछे वाले एटम्स को भी हमें इसमें दिखाना है और उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस कार्बन के पीछे वाला हिडन कार्बन को नहीं दिखाना है, लेकिन इस हाइड्रोजन के पीछे हिडन हाइड्रोजन को ऐसे दिखाना है, स्मॉल बॉन्ड से। इस हाइड्रोजन के पीछे हिडन हाइड्रोजन को ऐसे दिखाना है और इस हाइड्रोजन के पीछे हिडन हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाना है। ध्यान रहे, एक ब्लॉक में एक ही हिडन हाइड्रोजन होना चाहिए, सभी हाइड्रोजन डिफरेंट ब्लॉक्स में है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों आमने सामने हैं। ये दोनों आमने सामने हैं। बॉन्ड एंगल, डायहेड्रल एंगल 0 है, रिपल्सन मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी मिनिमम है। फिर एक हमने दूसरा इसका कन्फर्मर लिखा था जिसमें हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया था इस तरह से। और अगर इसके लिए ड्रॉ करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन तो फ्रंट इस तरह से दिखेगा और रियर को अभी अभी हमने देखा सर्कल से दिखाते हैं। ये हो गया फ्रंट और रियर के इंटैक्ट पोजीशन है। ये 1 था, ये 2 है, ये 1 का न्यूमैन है और ये 2 का न्यूमैन है। और यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं
सो अब हम देख सकते हैं कि इसमें डायहेड्रल एंगल की क्लैरिटी, ये हाइड्रोजन यहां से 60 डिग्री रोटेशन पे आया है और 120 पे रोटेट कर देंगे, यानी 60 मोड, तो यहां पे ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि रियर वाले दो हाइड्रोजन के बीच का रोटेशनल स्पैन है 120 डिग्री का। कितने का? 120 डिग्री का। सो डायहेड्रल एंगल समझ गए आप, न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ गए आप, टॉर्सनल स्ट्रेन आप समझ गए। अब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशंस को हमें थोड़ा एनालाइज करना है फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें सबसे पहले आता है ईथेन। हम सिर्फ बात करेंगे ईथेन की, ब्यूटेन की। IIT एडवांस में तो यही दो है, NCERT में एक दो कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन का भी बना हुआ है, तो थोड़ा सा उसकी बात कर लेंगे, मेंस वगैरह में आ सकता है। ईथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, बस इतना। तो अब थोड़ा हम डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ईथेन एंड ब्यूटेन पहले लेंगे, और उसमें सबसे पहले लेंगे कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ईथेन। ईथेन तो हमने पीछे ड्रॉ किया ही, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन से करेंगे। अल्फा इज 0। all conformers with zero dihedral angle, all conformers with zero dihedral angle have been given a name eclipse। इसे हम eclipsed conformer बोलेंगे। Let us number it by 1। कन्फर्मर्स विथ जीरो डायहेड्रल एंगल, चाहे इथेन हो या ब्यूटेन हो या किसी का भी हो, डायहेड्रल एंगल 0, तो उसे हम एक्लिप्स कन्फर्मर कहेंगे। अब क्या करना है, 60 डिग्री के फोल्ड में किसी एक पोर्शन को रोटेट करना है और उनके पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। 60 डिग्री रोटेशन से जो कन्फर्मर्स आते हैं, इनको साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स कहा गया है, और उन्हीं की स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करना है। तो अगर हम रियर वाले पोर्शन को 60 डिग्री से रोटेट कर दें, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक इस तरह का कन्फर्मर्स। अभी देखो, जब हम रियर वाले पोर्शन को ध्यान से देखेंगे, जब हम रियर वाले पोर्शन को रोटेट कर रहे थे, तो टॉर्सनल स्ट्रेन repulsion between the adjacent bonds on adjacent atoms along the axis of rotation कम हो रहा था, रिपल्सन कम हो रहा था, क्योंकि बॉन्ड दूर जा रहे थे, और वो रिपल्सन यहां पे आके मिनिमाइज हो जाएगा 60 डिग्री एंगल पे। अब अगर फर्दर आप एंगल इंक्रीज करते हैं, तो यहां तो भले ही एंगल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास और ये इसके पास, और इनफैक्ट रिपल्सन बढ़ने लगेगा, घटेगा नहीं।
सही है ना। इथेन का ये कन्फर्मर जिसमें कि अल्फा 60 डिग्री है, सबसे पहले तो इसको एक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मर। अगर हम इसे फिर 60 से रोटेट कर दें तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये सब हाइड्रोजन फिर से ओवरलैप कर जाएगा कुछ इस तरह से। फ्रंट वाले हाइड्रोजन के पोजीशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, रियर वाला हाइड्रोजन फिर से ओवरलैप कर जाएंगे फ्रंट वाले के पीछे, और ये इनफैक्ट वन ही है, उससे अलग नहीं है, ये एक्लिप्स है। तो हम कह सकते हैं कि वन की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी मिनिमम है, टू की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और हमने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इनफाइनाइट कन्फर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उन इनफाइनाइट कन्फर्मर्स का ये दो एक्सट्रीमम आ गया, बाकी जितने भी कन्फर्मर्स होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, है या नहीं? क्या कहेंगे? वन हैज हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, least stable, and 2 has minimum potential energy, most stable. Stability of other conformers lies between 1 and 2. वन एंड टू के पोटेंशियल एनर्जी, 1 और 2 के पोटेंशियल एनर्जी में, ऑल्दो दे आर एट द एक्सट्रीम, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। 1 और 2 के पोटेंशियल एनर्जी में इथेन के लिस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर के पोटेंशियल एनर्जी में समवेयर अराउंड 3 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है। 3 किलो कैलोरी पर मोल। 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 ले लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12.6 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। समझ गए? याद रखना है इसको। वन एंड टू हैव difference of about 3 kilocalorie, approximately 12.6 kilojoule per mole in potential energy. This data is a little bit important. अब इसे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल डायग्राम से दिखाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल डायग्राम। इसमें हम वाई एक्सिस पे
वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे डायहेड्रल एंगल को इन द इंटरवल ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360। अब 60 के इंटरवल पे हमें दो ही कन्फर्मर मिल रहे हैं, 1 2 1 2 1 2। 0 पे 1 है हायर पोटेंशियल एनर्जी वाला, यहाँ पे कहीं पे हम ले लेते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कहीं ले लेते हैं लो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 0 पे है, 0 डिग्री पे हम यहाँ होंगे, 60 पे हम यहाँ होंगे, फिर 120 पे हम यहाँ होंगे, फिर 180 पे हम यहाँ होंगे, फिर 240 पे हम यहाँ होंगे, फिर 300 पे हम यहाँ होंगे, फिर 360 पे हम यहाँ होंगे। और ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सपोनेंशियली इस तरह से कम ज़्यादा होता रहेगा। समझ गए? ये हैं 2, ये हैं 1, 2 1। और यहाँ पे जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, ये अराउंड 3 किलो कैलोरी पर मोल का होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इथेन का कौन सा करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डायहेड्रल एंगल डायग्राम है। तो इस तरह से इसको देखना। तो ये था इथेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस, वन मोर लेक्चर जिसमें हम ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।